हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये बेस्ड है हमारे न्यू चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम पे। हम शुरू करने लगे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर, और जहां मेरी वीडियो प्ले हो रही है, जैसे आपकी स्क्रीन पर फ़ोन पे आप देखते हो या लैपटॉप पे देखते हो, तो जस्ट उसके नीचे मेरा नेम होगा, सब्सक्राइब ऑप्शन होगा और बेल आइकन होगी। सब्सक्राइब को क्लिक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है वो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी, तो आप उसे प्रेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, आज के चैप्टर की तरफ, जो कि है आयनिक इक्विलिब्रियम। उस पर चलने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा कोट आपको दिख रहा होगा। एनर्जेटिक हो जाइए, इस कोट को पढ़ने के बाद फुल ऑफ एनर्जी ले आइए और अब इस नए चैप्टर में अपनी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी नीट और जेईई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको चैप्टर समझ आ जाएगा तो उससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा ईजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट हो जाएंगे लेकिन ईजिली अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, हमने प्रीवियस जो अभी चैप्टर फिनिश किया है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने इक्विलिब्रियम को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, केमिकल एंड आयनिक। हम स्टडी करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक का मतलब क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये राइज करता है। आयनिक का मतलब होता है आयंस में डिसोसिएट हुआ। आयनिक मतलब आयंस, इतना तो क्लियर है ना। आयनिक का मतलब आयंस, यानी कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसके अंदर हम आयंस के अंदर इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। अब खुद सोचिए, या तो क्या होगा, कोई कंपाउंड आयंस में डिसोसिएट होगा, ठीक है, मतलब कंपाउंड इन द सेंस कोई मॉलिक्यूल आयंस में डिसोसिएट होगा, या फिर आयंस कंबाइन करके कुछ बनाएंगे, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। तो जो इक्विलिब्रियम हमें इन बिटवीन द आयंस एंड द मॉलिक्यूल्स या बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस देखने को मिलता है, या बिटवीन द आयंस एंड द आयंस देखने को मिलता है, वो कहलाता है आयनिक इक्विलिब्रियम। देखिए कैसे, इसको मतलब हम एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। सिंपल सा है, मैंने आपको बोला लेट करके चलेंगे। देखिए आयनिक का मतलब क्या होता है, पहली चीज मैंने आपको ये बोली, आयनिक का मतलब होता है आयंस। आयंस वो होते हैं जिसपे होता है या तो पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा या नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट है, ए ले लीजिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक बी है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो कोई भी ऐसे एलिमेंट जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम आयंस कहते हैं। अब या तो रिएक्शन होनी है, तो रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में टूटता है, या 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एक जनरल रिएक्शन की बात कर रही हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं कहूँ बी, मेरे जो आयंस हैं वो कंबाइन हो रहे हैं और वो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है भी जो मेरा प्रोडक्ट है, मतलब जो मेरा एक रिएक्टेंट है ए बी, वो डिसोसिएट हो रहा है, किसमें, आयंस में स्प्लिट हो रहा है। या फिर मेरी एक ऐसी रिएक्शन भी हो सकती है जब आयंस कंबाइन कर रहे हैं लेकिन वो एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो भी आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखिए ये तो जनरल रिएक्शन है, हम स्टडी कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज होती है जब हमारा रेट जो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, या मैं कहूँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बैकवर्ड मतलब जो हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाती है। जब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमने देखा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस टाइम पर इक्विलिब्रियम आता है। तो अगर मैं कहूँ भी इन सारी रिएक्शंस में हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिला, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब आपको ये रिएक्शंस क्या बता रही है, ये रिएक्शंस आपको बता रही हैं भी ये आयनिक इक्विलिब्रियम है। आयंस के बीच में जो आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है वो होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। जब आयंस क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो आयंस और मॉलिक्यूल्स के बीच का इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम है। पहली डेफिनेशन ये हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच का इक्विलिब्रियम जो अटेन हो रहा है, और तीसरी ये भी हो सकती है भी आयंस और आयंस के बीच का एक इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। अब पता क्या होता है, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आयंस में स्प्लिट नहीं होते। अब अगर आयंस ही नहीं होंगे हमारी रिएक्शन में तो आयनिक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम देखना है तो आपको उस रिएक्शन के अंदर आयंस का प्रेजेंट होना जरूरी है।
ठीक है, तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन थी, इसको चाहे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको समझेंगे। एक चीज़ और लिखेंगे, इट ऑलवेज अकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन, आप इसे नोट कीजिएगा जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ। इट ऑलवेज अकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, अब मैंने आपको बता दिया, बेसिक बता दिया भी आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। अब मैंने आपको ये भी चीज़ बताई भी जो मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल है ये आयंस में टूट रहा है, तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल भी होगा जो आयंस में टूटेगा ही नहीं, स्प्लिट ही नहीं होगा आयंस में, है ना, हो सकता है ना, ऑब्वियसली। अभी बताऊंगी कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या है, उनमें आयनिक इक्विलिब्रियम हम नहीं देख सकते। आयनिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी सीन इन द मॉलिक्यूल्स जो आयंस में डिसोसिएट होते हैं। क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कैटेगरी बता दी भी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो वो हम इसी बेसिस पे करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो आयंस में डिसोसिएट होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। इनसे क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन इनटू आयंस हम इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। किन्हें डिवाइड करते हैं, कंपाउंड्स को डिवाइड करते हैं। तो अब हम हेडिंग डालने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी मैंने आपको बताया अभी आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो हमें आयंस के बीच में देखने को मिलता है, तो हमारा आयंस का प्रेजेंट होना बहुत 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 ज़रूरी है। अब जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ भी, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स और एक हमारे होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, पहली चीज देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, which completely dissociate into ions। जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, which do not dissociate into its ions। आयंस आपको पता है, अभी बता चुकी हूँ, एक वो होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि कैटायंस एंड आयंस की बात कर रही हूँ। तो जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे वो होंगे इलेक्ट्रोलाइट, और जो डिसोसिएट नहीं होंगे वो होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड, इसके अंदर आप ये भी चीज़ लिख सकते हो, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आयंस में स्प्लिट हो सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जो नहीं हो सकते वो नहीं कर सकते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे which do not conduct electricity। अब मैंने आपको ये तो बता दिया भी हमारे मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जो आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स से रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट भी आप ये लिख सकते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में लिख सकते हैं दीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम, या फिर आप ये भी लिख सकते हो आयनिक इक्विलिब्रियम इज नॉट अटेन्ड इन दिस केस। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट भी ना बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो बताने वाली हूँ। उससे पहले एक चीज़ देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को ही हम बेसिकली कैटेगराइज करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट पे भी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हैं, जो आयंस में स्प्लिट हो रहे हैं, तो उसके अंदर हम एसिड, बेस और सॉल्ट की बात करने वाले हैं, इन डिटेल बात करने वाले हैं, वो इसके अगला टॉपिक होगा। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया भी आयनिक इक्विलिब्रियम आयंस के बीच में देखा जाता है। किनके अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम देखा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर देखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होते हैं। फिर मैंने इसमें ये बताया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब मैं आपको बताने लगी हूँ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। सो येस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी भी, हम इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप क्या करना, आप पेज को डिवाइड कर लेना टू पार्ट्स में, हम डिफरेंस की फॉर्म में ही से समझ लेंगे। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है।
देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब क्या है, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। देखिए तो आप इसके अंदर लिखेंगे द इलेक्ट्रोलाइट्स which completely dissociates into its ions, अपने आयंस में जो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहां पर आप लिखेंगे द कंपाउंड्स, या आप कहेंगे द इलेक्ट्रोलाइट्स which partially dissociates into its ions, जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं। आप यहां पर लिखेंगे these are represented by single arrow, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है, मैंने बोला ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए अपने आयंस में, मतलब ये पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट गए। अब देखो इक्विलिब्रियम में क्या होता था, मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था, और मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस से कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर क्या होता था, रिएक्टेंट जो है वो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया, उसके अंदर प्रॉपरली डिसोसिएट हो गया है, किसमें, अपने आयंस में। अब देखो मैंने आपको बोला था जो इलेक्ट्रोलाइट्स वाला कंसेप्ट है, जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में होता है। तो एक एग्जाम्पल देखो, HCl + H2O। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया है, HCl लिया हो और हमने इसे एक्वस सॉल्यूशन में डाला है। अब आप ये नहीं बोलोगे रिएक्टेंट दो है, नहीं, हमने इसे एक्वस सॉल्यूशन में डाला है किसी HCl को, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पर सिंगल एरो से क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये HCl जो है पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट गया जब हमने इसे एक्वस सॉल्यूशन में डाला। तो ऐसा कंपाउंड जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद, वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे ही होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन यहाँ पर देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, पूरी तरीके से नहीं टूटता, कुछ अमाउंट फिर भी रह जाता है। अब मैंने बोला दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, इनको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप लिखेंगे दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। देखो जैसे एग्जाम्पल दिखाती हूँ, CH3COOH। अब ये देखो ये टूटता है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, मैंने बोला ये कंप्लीटली इसमें डिसोसिएट हो गया, मतलब ये कुछ भी रह नहीं गया वापस। अब देखो मैंने क्या किया, मतलब मैं कोई एक चीज़ बना रही हूँ, मैंने सारा का सारा मटेरियल उसको बनाने में लगा दिया और वो चीज़ बन गई, तो मेरे पास कुछ बचा नहीं बचा, क्योंकि मैंने अपना सारा मटेरियल लगा दिया। वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने अपना पूरा जो मेरे पास अमाउंट थी वो सारी लगा दी और वो कंप्लीटली उसमें कन्वर्ट हो गया, कंप्लीटली उसमें डिसोसिएट हो गया। अब यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, CH3COH मैंने जितना लिया ना वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, उसका कुछ अमाउंट अभी भी बाकी है। तो इसलिए मैंने इसे डबल एरो यानी कि जो इक्विलिब्रियम वाली एरो होती है उससे रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब क्या है भी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है और इसमें बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकती है। फॉरवर्ड कैसे होगी भी, ये जो हमारा रिएक्टेंट है यहाँ पर CH3COH, ये क्या डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस में, लेकिन बाद में ये आयंस भी क्या है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं और फिर से हमारा ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर नोट करवाने लगी हूँ, उससे पहले वीडियो को पॉज करके इनको नोट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एग्जाम्पल्स नोट करवा दिए हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम NaOH, KOH, HCl को देख सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट में NH4OH, HCOH,
CH3COH और H2CO3 इन सबको ले सकते हैं। अब देखिए जैसे NaOH को ही अगर आप डिसोसिएट करवाते हो एक्वस सॉल्यूशन में, तो यहाँ से हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन डिसोसिएट हो जाता है और ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। जब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में तो ये कहलाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे अगर आप एग्जांपल ले लो NH4OH वाला, तो जब हम इसे डिसोसिएट करवाते हैं ये पार्शली डिसोसिएट होता है, मतलब कुछ अमाउंट ही डिसोसिएट होती है और ये NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरीज में, स्ट्रॉन्ग और वीक में। अब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया भाई इलेक्ट्रोलाइट्स ना बेसिकली हम उसे फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। ये तो टाइप्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, स्ट्रॉन्ग और वीक। ऐसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं एसिड में, बेस में और सॉल्ट में। अब एसिड बेस सॉल्ट क्या है और उसका क्या रोल है आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो हम उसे स्टडी करने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स वाला कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए। अब डालेंगे हेडिंग द कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी, अब आप हेडिंग डालेंगे द कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखिए तीन तरह के कंसेप्ट है। सबसे पहला कंसेप्ट है आर्हेनियस कंसेप्ट। जो सेकंड कंसेप्ट है ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। थर्ड जो कंसेप्ट आता है दैट इज लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी। अब ध्यान से समझेंगे इस चीज को डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला एक बार मैं आपको इनका एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर मैं इन डिटेल इन सबको एक्सप्लेन करूंगी। तो आप ध्यान से इस चीज को देखिए, द कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये एसिड बेस के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, सारे कंसेप्ट हमें एसिड एंड बेस के बारे में बता रहे हैं। अब हमें इसके अंदर समझना क्या है, देखिए आर्हेनियस कंसेप्ट एसिड को कैसे डिफाइन करता है। देखो अभी तक 10th क्लास में हम जितना भी पढ़ते आ रहे थे एसिड के बारे में भी, एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जिसका सॉर टेस्ट होता है, बेस क्या होता है जिसका बिटर टेस्ट होता है, एसिड क्या होता है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, बेस क्या होता है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। हम ये पढ़ते आ रहे थे छोटी क्लासेस से 10th क्लास तक। अब कुछ एडवांस हम देख रहे हैं भी, एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए तीन तरह के कंसेप्ट आए। आर्हेनियस कंसेप्ट जो है बेसिकली ओल्ड कंसेप्ट है, और ये जो कंसेप्ट है जो मेन जिसके बारे में हमने इन डिटेल स्टडी करना है वो है ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट और लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो यहाँ पर आप देखिए आर्हेनियस कंसेप्ट ने, जब मैं आपको एक बार इसका ऊपर से बताती हूँ तीनों का, फिर इन डिटेल देखते हैं। तो देखिए आर्हेनियस कंसेप्ट ने एसिड को कैसे डिफाइन किया और बेस को कैसे डिफाइन किया, पहले इस चीज को देखेंगे। आर्हेनियस कंसेप्ट ने एसिड के बारे में ये बोला जो H पॉजिटिव क्या करता है, डोनेट करता है। जो H पॉजिटिव क्या करता है, लिबरेट करता है। H पॉजिटिव जो डोनर होता है वो होता है एसिड। बेस क्या होता है, जो OH नेगेटिव डोनर होता है, जो OH नेगेटिव डोनर होता है, यानी कि जो OH नेगेटिव को डोनेट कर देता है। जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है वो आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड होता है, और जो OH नेगेटिव को डोनेट करता है वो आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली बेस होता है। अब ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड बेस क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंगली एसिड क्या होता है, तो एसिड मैंने आपको बोला ये क्या होता है, जो क्या करता है, डोनेट करता है H पॉजिटिव को, या मैं कहूँ H पॉजिटिव डोनर जो होता है इसके अकॉर्डिंगली भी क्या होता है, वो एसिड होता है। लेकिन ये बेस को थोड़ा सा डिफरेंट क्लासीफाई करता है, ये बेस को थोड़ा सा डिफरेंट क्लासीफाई करता है एज कम्पेयर टू आर्हेनियस कंसेप्ट। ये बोलता है जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है, और बेस वो होता है जो OH नेगेटिव को डोनेट करता है। लेकिन ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड वो है जो H पॉजिटिव को तो डोनेट करता है, सेम डेफिनेशन है दोनों के लिए, लेकिन बेस वो है जो H पॉजिटिव को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यहाँ उसने OH नेगेटिव आयन की बात नहीं की, यहाँ उसने H पॉजिटिव आयन की बात करी, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है वो बेस कहलाता है। अब थर्ड थ्योरी, एक तो देखो ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अंदर ना आप दो टर्म्स भी आपको देखने को मिलेंगी, एक होती है कॉन्जुगेट एसिड, एक होता है कॉन्जुगेट बेस, जिसपे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये जो है आप बहुत इन डिटेल स्टडी करना, इसको स्टार लगा लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेफिनेशंस आपको मैंने एक बार बता दिया है, एसिड इनके अकॉर्डिंगली क्या है, इनके अकॉर्डिंगली बेस क्या है। अब लुईस एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है,
लुईस एसिड बेस थ्योरी टोटली डिफरेंट है इन दोनों से। लुईस एसिड बेस थ्योरी पता क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन्स की बात करती है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर है तो एसिड है, और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनर है तो वो बेस है। समझ रहे हो इस चीज को? तो आप यहां ध्यान से देखेंगे, अब इसने क्या किया, टोटली खेल ही पलट दिया। अभी तक हम ये बात कर रहे थे, हम H पॉजिटिव आयन को लेके चल रहे थे। पहले कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है दैट इज एसिड, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। जो OH नेगेटिव को डोनेट करता है वो बेस है। अब आया नेक्स्ट हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, ये कहता है एसिड वो है जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है, लेकिन बेस वो है जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। और इसने हमें दो टर्म्स और दी, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। फिर हमारा नेक्स्ट आता है लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी। इसके अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो होता है एसिड, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वो होता है हमारा बेस। तो ये क्या था, ये कंसेप्ट है, जिन तीनों को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको ये तीनों इन डिटेल में मिलेंगे। आज का वीडियो लेक्चर जस्ट एक इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने आपको ये बताया भी आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम किस में स्टडी किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में स्टडी किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो बिल्कुल भी नहीं होते। अब आप कहोगे मैम इलेक्ट्रोलाइट्स में वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। मैं बोल रही हूं एक तो कुछ होता है और एक कुछ बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होने वाले होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, और कुछ या पूरे होने वाले होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो क्या पार्शियली डिसोसिएट हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोलाइट्स देखा। फिर हमने देखा भी इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हम एसिड, बेस और सॉल्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। और एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए तीन कंसेप्ट आए जिसे हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन था आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोलाइट्स पे। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर किसी ने मिस नहीं करना है क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर की कोई डीपीपी नहीं है क्योंकि एक इंट्रोडक्शन चैप्टर मतलब इंट्रोडक्शन लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से आपको डीपीपी भी मिल जाएगी। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।